गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डीएलएड के पेपर 9 का सोशल स्टडीज़ का द मुगल एंड द ब्रिटिश मुगल पीरियड एंड द ब्रिटिश रूल टॉपिक को आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट में आज हम लोग द मुगल पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग आज तक कितने शासक मुगल साम्राज्य में आए, उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी, उन्होंने कौन कौन से विशेष योगदान अपने साम्राज्य के विस्तार के दौरान दिए, इन सारे विषयों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो द मुगल एम्पायर, द मुगल साम्राज्य क्या है, मुगल साम्राज्य कब स्टार्ट हुआ, भारत में कब आए, किस तरह से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ये सारी चीज़ें बहुत जानने योग्य और बहुत ही रोचक तथ्य हैं इनके बीच में। तो मध्यकाल में क्या हुआ था, मध्यकाल में भी भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताएं, जिस जो डाइवर्सिटी हमारे सोशल और हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी जो आज की सोसाइटी में भी हम लोग देखते हैं, उस टाइम पर भी ये डाइवर्सिटी थी, ये विविधताएं थी। और मध्यकाल में भारत जैसे एक बड़े उपमहाद्वीप में शासन कर पाना, इतनी सारी विविधताओं के बावजूद शासन कर पाना और वहाँ पर अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाना, एक नियम, एक संस्कृति और एक शासन प्रणाली की स्थापना कर पाना बहुत ही कठिन कार्य था, जो कि मुगलों ने अपने शासन कार्य में पूरा किया था। उन्होंने कम 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिल्ली से लेकर अपना जो साम्राज्य विस्तार का कार्य था वो दिल्ली और आगरा से उन्होंने शुरू किया था, जो कि 17वीं शताब्दी के आते आते उन्होंने संपूर्ण महाद्वीप पर अपना अधिकार कर लिया था। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी उनके जो भी विचार थे उसको उन्होंने लागू कर दिया था, लोगों के ऊपर इम्पोज कर दिया था, इम्प्लीमेंट तो नहीं बोला जा सकता, इम्पोज किया था, लोगों के ऊपर एक तरह से थोपा था। और यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत जो चली आ रही थी उसको कहीं ना कहीं से उन्होंने डिस्ट्रॉय करने की का एक काम वहाँ से उन्होंने शुरू किया। लोगों के ऊपर बहुत ही कठोरतापूर्वक अपने शासन संबंधी जो उनके विचार थे उसको लागू किया था। यह एक ऐसी राजनैतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता नहीं रख सके। इसके बाद जितने भी शासक हैं उन्होंने भी इसी कल्चर को अपनाया और यहाँ पे इसी कल्चर को अपनाया और इससे अपने आप को अछूता नहीं रखा और इसी शासन पद्धति पे आगे भी वो लोग चलते रहे। आज भारत में प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिस लाल किले के ऊपर जाकर जहाँ से भाषण देते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं, वो जो लाल किला है वही उनका मुगल शासकों का, मुगल साम्राज्य का उनका जो था वो निवास स्थान था, वहाँ पर ही वो निवास करते थे। अब यहाँ हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि हु वेयर मुगल्स, ये जो मुगल थे ये कौन थे, ये कहाँ से आए, आने के बाद इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार इतनी आसानी से कैसे कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये जो मुगल शासक थे ये दो महान वंशों के वंशज थे, मतलब दो ऐसे महान वंश थे जिनके ये वंशज थे मुगल शासक। माता की ओर से ये चीन तथा मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज़ खान, जिसकी मृत्यु हुई थी 1227। यहाँ पर स्लाइड पर आप देख रहे हैं कि यहाँ 1227 जो चंगेज़ खान थे उनकी मृत्यु हुई थी। उनके ये उत्तराधिकारी थे और पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिनकी मृत्यु 1404 में हुई थी, ये उनके वंशज थे। परंतु मंगोल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना जो था वो पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खान के साथ जो उनकी स्मृतियाँ जुड़ी हुई थी, लोगों की जो स्मृतियाँ जुड़ी हुई थी वो बहुत अच्छी नहीं थी।
कारण यह है कि चंगेज़ खान ने बहुत बड़ा नरसंहार किया था, जिसकी वजह से उनकी जो इमेज थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए ये अपने आप को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व करते थे, क्योंकि वो एक बहुत महान उनके पूर्वज जो थे वो बहुत महान थे और उनका काफ़ी नाम था। इस वजह से ये लोग चाहते थे कि उन्हें उनके वंशज होने का जो वंशज होने का जो बेनिफिट है या जो सम्मान है वो उनको मिल सके। और उन्होंने 1398 में दिल्ली पर कब्ज़ा किया और अपना जो शासन था वहाँ से इन्होंने शुरुआत किया। तो हमने देखा यहाँ पर कि ये जो मुग़ल थे ये इन्होंने अपनी वंशावली इनकी वंशावली कहाँ से शुरू हुई है, दो तरफ से ये लोग आए और यहाँ पर भारत पर आकर इन्होंने अपना शासन कार्य शुरू किया। जो मुग़ल जो हैं वो भारतवर्ष में कहीं से भी यहाँ पर उन्होंने कब्ज़ा करके यहाँ उन्होंने अपना शासन शुरू किया था, जो कि 16वीं और 17वीं शताब्दी से ही इनकी शुरुआत हुई थी। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के दौरान मुख्य जो सम्राट थे वो कौन कौन हुए। ऐसे इनकी वंशावली बाबर से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बाबर से पहले भी बहुत 4 और सम्राट रहे, पर उनका जो है योगदान बहुत ज़्यादा साम्राज्य विस्तार में नहीं रहा या उन्होंने कुछ ऐसा विशेष नहीं किया था, इस वजह से उनका यहाँ पर हम लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं। और बाबर के बाद से जो इनके वंशज रहे उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मेन जो इन्होंने काम किया था उसके विषय में ही हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अब बाबर का जो शासनकाल था वो आप देखिए 1526 से लेकर 1526 से लेकर 1530 तक इनका शासनकाल चला था। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उनके अफ़गान समर्थकों को इन्होंने हराया था। 1527 में इन्होंने खनवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया था। 1528 में चंदेरी के राजपूतों को हराया था। और उसके बाद इनकी जो मृत्यु है वो दिल्ली और आगरा के मुग़ल नियंत्रण करके इन्होंने स्थापित किया था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं के शासनकाल को यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 1530 से लेकर 1540 तथा 1550 से लेकर 1556, 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक। नंबर 1 में देखिए आप, हुमायूं डिवाइडेड his inheritance according to the will of his father. His brothers were each given a province. The ambitions of his brother Mirza Kamran weakened Humayun's cause against Afghan competitor. यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो तथ्य है वो इनके साथ यह जुड़ा हुआ है कि हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार अपने जायदाद का बंटवारा किया था। उस समय एक जो सिस्टम था वो यह चलता था कि सम्राट के जो बड़े पुत्र होते थे उनको शासन भार दिया जाता था, परंतु हुमायूं के पिता यह चाहते थे कि उनके जायदाद का बंटवारा किया जाए और उसका सम्मान रखते हुए हुमायूं ने अपने प्रत्येक भाई को एक प्रांत प्रदान किया था। उनके भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफ़गान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया था। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया था। पहला उन्होंने 1539 में चौसा में और दूसरी बार 1540 में कन्नौज में पराजित किया था। इन पराजयों के कारण ही हुमायूं को ईरान भाग के जाना पड़ा था।
इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली थी। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा किया था। 1555 में हुमायूं ने फिर से दिल्ली पर कब्जा किया था और अगले वर्ष इस इमारत में ही उनकी एक दुर्घटना में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो दूसरे शासक आते हैं उनका जो कार्यकाल था वह था 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक और सम्राट का नाम था अकबर। अकबर को 13 वर्ष की अल्पायु में ही सम्राट बनना पड़ा था। बहुत ही कम आयु में ही उन्हें सम्राट बनना पड़ा और उन्होंने अपना शासनकाल संभाला। उनके शासनकाल को मुख्य रूप से 3 अवधियों में हम लोग विभाजित करते हैं। फर्स्ट जो टेन्योर है उनके शासनकाल का वो है 1556 से 1570, दूसरा है 1570 से लेकर 1585 और तीसरा टेन्योर उनका है 1585 से लेकर 1605 तक। तो 1555 से 1570 के बीच अकबर के संरक्षक बैरम खान और उनके अपने जो घरेलू कर्मचारी थे वे स्वतंत्र हो गए थे और उन्होंने सूरी और अन्य अफगानों जो निकटवर्ती जो भी राज्य थे मालवा, गोंडवाना में तथा उनके जो सौतेले भाई थे मिर्ज़ा हाकिम, इन सभी के विद्रोहों को दबाने के लिए उन्होंने एक सैन्य अभियान चलाया था। 1568 में 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंबोर पर उन्होंने कब्जा किया था। 1570 और 1585 के मध्य में गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए थे। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए और जिन्हें 1579 से 1580 में मिर्ज़ा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और भी अधिक जटिल बना दिया था। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में उन्होंने बहुत सारे अभियान चलाए। सफ़ाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया, कश्मीर को भी जोड़ लिया। मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई थी। ये वही सलीम थे जो आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाए थे। अब इसके बाद हम लोग सम्राट जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के विषय में भी बात करेंगे। इसके लिए एक दूसरा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। तो मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।